मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे आदरणीय अध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब, वेळाअभावी सन्माननीय व्यासपीठावरचे मान्यवरांचे नामोल्लेख न करता सर्व सन्माननीय व्यासपीठ समोर उपस्थित असलेल्या तमाम माझ्या युवा बांधवांना माझा सप्रेम जय श्रीराम। देवेंद्रजींचं, सन्माननीय नितीनजींचं, स्मृतीजींचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मैदानात ते या ठिकाणी उपस्थित झालेत। जोरदार घोषणांनी आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय भवानी, जय 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 भवानी। आजच्या या नमो युवा महासंमेलनाला उपस्थित सर्व मान्यवर या ठिकाणी बसून घ्या, आपलेच पदाधिकारी आहेत, बसून घ्या। कृपया विनंती आहे, सर्वांनी बसून घ्या। या ठिकाणी उपस्थित सर्व युवा बांधव भगिनी, खऱ्या अर्थाने नमो युवा महासंमेलनाची आयोजनाची जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल सन्माननीय नेते मंडळीचं मी आपण सर्वांनी टाळ्या वाजून अभिनंदन करावं, धन्यवाद व्यक्त करावं। अवघ्या 60 दिवसावर लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि देशाचं संपूर्ण लक्ष आज नागपुरामध्ये या ठिकाणी लागलेलं आहे। देशाला एक दिशा देणारं संमेलन आज आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये नागपूरमध्ये पार पडत आहे आणि या माध्यमातून युवांना दिशा देणारं हे संमेलन ठरणार आहे। आगामी कालखंडामध्ये उपस्थित सर्वजणांनी कंबर कसून भारतीय जनता पार्टीचं तिसऱ्यांदा सरकार आणण्यासाठी आणि मोदीजींना परत पंतप्रधान करण्यासाठी आपण सर्वांनी येणाऱ्या काळामध्ये मेहनत घेणं गरजेचं आहे। मित्रांनो, आपल्याला जास्त अधिक वेळ मी या ठिकाणी घेणार नाही, परंतु 2014 पूर्वीचा भारत आणि आत्ताचा भारत जर आपण पाहिला तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये भारताला विकसित करण्याचं काम भाई नरेंद्रजी मोदी यांनी केलेलं आहे। मग स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून किंवा तुमच्या मुद्रा लोनच्या माध्यमातून अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने या माध्यमातून केलं। अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला। अनेक कंपन्या भारतामध्ये त्या ठिकाणी मोदीजींच्या माध्यमातून आल्या आणि या तरुणाईला रोजगार देण्याचं काम मोदीजींच्या माध्यमातून झालं। मित्रांनो, आपण खेळाच्या बाबतीतही विचार केला तर ज्या भारताला कधी काळी ऑलिम्पिकमध्ये किंवा इतर एशियन गेम्समध्ये 2-4 पदक देखील मिळायचे नाही, अशा आत्ता जर झालेल्या एशियन गेम्स स्पर्धेमध्ये 100हून अधिक मेडल हे आपल्या तरुणांनी त्या ठिकाणी खेळाडूंनी आणून दाखवले। यांचं देखील आपण मोदीजींचं टाळ्या वाजून स्वागत केलं पाहिजे, कारण की खेळाडूंना त्या ठिकाणी सुविधा पुरवण्याचं काम मोदीजींनी केलं, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने त्या ठिकाणी केलं। मित्रांनो, आपण सर्वजण युवा आहोत आणि मला या निमित्तानं आपल्याला विनंती करायची आहे की क्रांती ही प्रत्येक युगामध्ये युवांनी केलेली आपल्याला पाहायला मिळते। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली, वय तरुण होतं। मित्रांनो, स्वामी विवेकानंदांनी 7 समुद्र पार आपल्या धर्माचा प्रसार केला, वय तरुण होतं। मित्रांनो, ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली, वय तरुणच होतं। भगतसिंग देशासाठी फासावर गेले, वय तरुणच होतं। छत्रपती संभाजी महाराजांनी स्वतःच्या प्राणाची आहुती दिली, पण स्वराज्याची 1 इंच जमीन देखील औरंगजेबाला त्या ठिकाणी घेऊ दिली नाही, वय देखील संभाजी महाराजांचं देखील तरुणच होतं। मित्रांनो, त्यामुळे या देशाचा इतिहास राहिलेला आहे। प्रत्येक युगामध्ये क्रांती ही युवकांनी केलेली आहे आणि आता येणाऱ्या कालखंडामध्ये क्रांती करण्याची जिम्मेदारी आम्हा सर्व युवांवर त्या ठिकाणी आहे। मी जास्त अधिक काळ या ठिकाणी बोलणार नाही, परंतु मित्रांनो, एकच विनंती आपल्याला करणार आहे की आपल्या जीवनामधले येणाऱ्या 50-60 दिवस प्रत्येक युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याने आपल्या प्रदेश अध्यक्षाप्रमाणे, आपल्या देवेंद्रजींप्रमाणे
नितीनजींप्रमाणे मोदीजींप्रमाणे आपल्या जीवनातले 12-14 तास जरी आपल्या पक्षासाठी दिले तर हे तर अधोरेखित झालेलं आहे की मोदीजींचं सरकार येणार आहे, परंतु यामध्ये सिंहाचा वाटा हा भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांचा असला पाहिजे। आणि मला वाटतं ही शाश्वती आपण सर्वांनी दोन्ही हातवरी करून एकदा बावनकुळे साहेबांना देऊया। सर्व युवा हातवरी करा, सर्वजण। बावनकुळे साहेब ही युवा शक्ती आपल्या पाठीशी आहे। जय श्रीराम, जय श्रीराम। शेवटी मी एवढंच सांगेल की छत्रपतींचा आठवणी प्रताप, छत्रपतींचा आठवणी प्रताप शत्रू पुढे कधी झुकणार नाही। आणि या महाराष्ट्रामध्ये 45हून अधिक खासदार युवा मोर्चा निवडून आणल्याशिवाय मागे हटणार नाही, एवढंच या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि माझ्या वाणीला रजा देतो। जय श्रीराम। यानंतर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी आपल्याला संबोधित करतील। बोला भारत माता की, भारत माता की। जरा बसून जा, सर्व बसून जा। सर्वांनी बसून जायचं आहे। भारत माता की, सर्वांनी बसून जायचं आहे। भारत माता की। जरा जोरात हात वर करून, दोन्ही हात वर करून, जरा विदर्भ महाराष्ट्राची शक्ती आहे, युवा शक्ती। युवा शक्तीने दोन्ही हात वर करून जरा जोरात जयघोष करू, ऊर्जा तयार करू। भारत माता की। जरा मागचे जे बसलेले आहेत, मला माहिती आहे तुम्ही मुंबईपासनं, कोल्हापूरपासनं संपूर्ण महाराष्ट्राची युवा शक्ती या ठिकाणी आली आहे। जरा जोरात, रात्रभर प्रवास केलाय, एवढेच अजून युवक बाहेर आहेत। जे पोलीस त्यांना धीरे धीरे सोडतायत तेही युवक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी येणार आहेत। जरा जोरात पुन्हा एकदा वंदन करू। भारत माता की, वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की। जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। महाराष्ट्राचे लोकनेते माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपल्या फायर ब्रँड नेते आणि केंद्रीय मंत्री माननीय सुषमा स्वराजजी आणि तेजस्वी सूर्याजी या ठिकाणी आला। जोरात टाळ्या वाजवून स्वागत करावं। स्मृती इराणीजी आणि तेजस्वी सूर्याजी सोबतच देवेंद्रजी फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळेजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहे। बोला भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। सर्व युवकांना विनंती आहे की त्यांनी आपापल्या जागी स्थानबद्ध व्हायचं आहे। नाही, आता दीप प्रज्वलन करायचं का? दीप प्रज्वलन आपले सर्व मान्यवर आलेले आहे, मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी पहिले दीप प्रज्वलन करायचं। सर्व खासदार आणि मान्यवर आमदार इथे आलेले आहेत। आपणा सर्वांचा शब्द सुमनाने स्वागत करतो। इथे आपले मान्यवर स्मृतीजी इराणी, देवेंद्रजी फडणवीस, चंद्रशेखरजी बावनकुळे, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय तेजस्वीजी सूर्या आणि राहुलजी लोणीकर हे इथे दीप प्रज्वलन करतायत। जोरदार टाळ्या वाजवायच्या। बोला सियावर रामचंद्र की, पवन
पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोला रे भाई सब संतन की, गौ माता की, भारत माता की जय श्री राम. जोरदार नारा द्यायचा आहे, बोला जय श्रीराम. यानंतर आपण सर्व मान्यवरांचं स्वागत इथे करणार आहोत. सर्वप्रथम मी बंटीजी कुकडे आणि सुधाकरजी कोहळे यांना विनंती करते की ते केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृतीजी इराणी यांचं इथे स्वागत करतील. लवकर लवकर स्वागत. दुसरं स्वागत तयार ठेवायचं आहे. यांना आपण शाल, श्रीफळ आणि युवा मोर्चाचं हे संमेलन आहे म्हणून यांना सोबत देत आहोत. भवानी मुठेची तलवार, पुढे पुढे घे मास्तर, तलवार द्यायची आहे सोबत. यानंतर मी विक्रांतजी पाटील यांना विनंती करते की ते देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत करतील. जय श्रीराम. छत्रपती शिवाजी महाराज की. मी विक्रांतजी पाटील यांना विनंती करते की ते देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत करतील. यानंतर मी अनुप मोरे, सुशील मेंगडे यांना विनंती करते की ते प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांचं स्वागत करतील. सोबतच मी बादल राऊत आणि आशिष फुटाणे, भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूर महानगर अध्यक्ष तसेच नागपूर ग्रामीण अध्यक्ष बादल राऊत व आशिष फुटाणे यांना विनंती करते की ते तेजस्वी सूर्याजींचं स्वागत करतील. तेजस्वी सूर्याजींचं स्वागत. सोबत नागपूर महानगर आणि ग्रामीण त्यांचं स्वागत करत आहेत. यांनाही एक तलवार ते भेट देत आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वीजी सूर्या यांचं स्वागत नागपूर महानगर आणि नागपूर ग्रामीण यांचं मिळून हे इथे करतायत. दुसरी तलवार पण रोहित, फोटो थोडा मागे मागे व्हा, फोटो सगळ्यांचा येईल. बादल पुढे हो, बादल राऊत पुढे जातील. यांना पण आपण एक तलवार देत आहोत. भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशाला सुद्धा विनंती करते की ते सुद्धा स्वागतासाठी पुढे येतील. भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश सर्व महामंत्री आता महाराष्ट्र प्रदेशाचे सर्व महामंत्री हेही पुढे येतील स्वागतासाठी. यानंतर चंद्रशेखरजी बावनकुळे आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आपल्या केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृती इराणीजी यांचं महाराष्ट्राच्या सर्व युवा कार्यकर्त्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून आपण सर्वांनी स्वागत करावं. आपले लोकनेते महाराष्ट्राला देशात क्रमांक 1 मध्ये
विकासामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी आपल्या सर्वांकरता, या विदर्भाकरता, महाराष्ट्राकरता आणि आपल्या भागातल्या शेतकरी शेतमजुराकरता त्यांच्या जीवनाचं परिवर्तन करण्याकरता संपूर्ण जीवन ज्यांनी समर्पित केलं असे देवेंद्रजी या ठिकाणी आहेत. एकदा जोरात टाळ्या वाजवून देवेंद्रजींचं आपण स्वागत करू. जोरात टाळ्या वाजवून. या नमो महासंमेलन, नमो युवा महासंमेलन नागपूरच्या या पावन ऐतिहासिक स्थळावर आपल्या सर्व युवकांना ही संधी दिल्याबद्दल मी तेजस्वी सूर्याजी यांचं सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो, स्वागत करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित माननीय सुरेश काळेजी आणि माननीय मंत्री सुरेश काळेजी आणि व्यासपीठावर उपस्थित आपले 16-17 आमदार आहेत, आपले सर्व खासदार आहेत. मी जास्त वेळ घेणार नाही. सर्व उपस्थित पदाधिकारी बंधू आणि भगिनी, खरं तर फार यादी मोठी आहे. सर्वांनी स्टेजवर माफ करावा, कारण आपल्याला हा कार्यक्रम सुरू करायचा आहे. उपस्थित सर्व बंधू भगिनी, खरं तर आज आपल्या सर्वांकरता आनंदाचा दिवस आहे की नमो युवा महासंमेलन या ठिकाणी या महाराष्ट्राची युवा शक्तीला मजबूत करण्याकरता, या युवा शक्तींना ऊर्जा देण्याकरता या ठिकाणी आपण नागपूरमध्ये या संमेलनाची सुरुवात झाली आहे. आणि देवेंद्रजी, जेवढे लोक या ठिकाणी आले आहेत तेवढेच लोक त्या ठिकाणी बाहेर आहेत. मी या ठिकाणी पोलिसांना विनंती करणार आहे की त्यांनी लवकरात लवकर त्या लोकांना सोडावं, कारण पुष्कळ लोक, युवा लोक बाहेर उभे आहेत. मी विनंती करेल की त्यांनी सोडावं. खरं तर आपल्या सर्व युवा शक्तीला हे माहिती आहे की या देशामध्ये जेव्हा जेव्हा क्रांती झाली तेव्हा तेव्हा युवा शक्तीचा जागर झाला आणि या देशाच्या क्रांतीमध्ये युवा शक्तीने अत्यंत मोठा योगदान या ठिकाणी दिलं. हे आपल्या देशाच्या इतिहासामध्ये आपल्या अनेक पिढ्यांनी बघितलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या ठिकाणी स्वराज्याचा जो प्रण घेतला तो सुद्धा युवा असताना युवा शक्तीच्याच भरोशावर, युवा शक्तीच्याच संघटन तयार करून त्या ठिकाणी केला. आणि आपल्याला हे ज्ञात आहे की स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा युवकांना देशाचं भविष्य म्हणून त्या ठिकाणी पाहिलं आणि देशाचं भविष्य म्हणून युवा शक्तीचा जागर स्वामी विवेकानंदांनी केला. या ठिकाणी उठा, जागे व्हा, देह प्राप्तीपर्यंत होईपर्यंत थांबू नका. या ठिकाणी युवकांना ही प्रेरणा देण्याचं काम या देशामध्ये झालं. आज या ठिकाणी जगभरामध्ये युवा शक्तीचे वर्चस्व आपण बघितलं. आज संपूर्ण जगामध्ये, देशामध्ये युवा शक्तीने ज्या पद्धतीने विक्रम केलाय. आज बघा, ज्या ठिकाणी दिग्गज कॉर्पोरेट बघितले, जगातले, देशातले दिग्गज कॉर्पोरेट सुद्धा, जगातल्या मोठ्या मोठ्या कंपन्याचे मालक सर्व क्षेत्रामध्ये, सांस्कृतिक क्षेत्र असो, सामाजिक क्षेत्र असो, धार्मिक क्षेत्र असो, सर्व क्षेत्रामध्ये युवा शक्तीने मोठं योगदान त्या ठिकाणी केलं आहे. आपण बघितलं आहे, आपण जे गुगल वापरतो, फेसबुक वापरतो, या गुगल आणि फेसबुकच्या त्या ठिकाणी जर आपण चालवणारी पिढी जी आहे ती सुद्धा युवा पिढी आहे. त्यामुळं युवा शक्तीचा जागर झाला पाहिजे, ही भावना तेजस्वी सूर्याजींनी व्यक्त केली. आणि या भावनेतनंच आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी युवा शक्ती या ठिकाणी आली आहे. खरं तर मोदीजींनी हे ओळखलंय, मोदीजीने बघितलंय, मोदीजींनी या बाबीचा अभ्यास केलाय की जगामध्ये युवा शक्तीचा जागर लक्षात घेऊन मोदीजींनी युवा शक्तीवर विश्वास निर्माण केला. आणि युवकासाठी, या युवा शक्तीसाठी महत्वाची जागा आपल्या सरकारमध्ये, केंद्र सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी या देशाला देण्याचा प्रयत्न केला. आज बघा, मोदीजींना या देशामध्ये जे सर्वात जास्त फॉलो करतात ती युवा शक्ती फॉलो करतं. आज युवा शक्ती मोदीजींच्या मागे उभी आहेत. आणि म्हणून माननीय देवेंद्रजी, जेव्हा मी मागे लोकसभेचा प्रवास केला, त्या लोकसभेच्या प्रवासामध्ये जेव्हा मी 18 वर्षाच्या युवाला भेटलो
त्या युवकांना जेव्हा भेटलो त्यांना मी विचारलं, तुम्ही कुणाला फॉलो करता, तुमचा आवडता नेता कोण आहे देशामध्ये? ते त्या 18 वर्षाच्या एका युवकाने नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यामध्ये, नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यामध्ये, धळगाव तालुक्यासारख्या आदिवासी बहुल तालुक्यामध्ये एक 18 वर्षाचा युवक मला भेटला. त्याला विचारलं, तू कुणाला फॉलो करतो बेटा, तुला सर्वात आवडता नेता कोण? तर आदिवासी भागातला नंदुरबार जिल्ह्यातला मुलगा म्हणतो आहे, माझा आवडता नेता नरेंद्र मोदीजी आहे, मी मोदीजींना फॉलो करतो आहे. मी त्याला विचारलं तू मोदीजींना का फॉलो करतो आहे? त्यांनी दाखवलं, त्यांच्या मोबाईलवर नमो ॲप मला दाखवलं. नमो ॲपच्या माध्यमातून त्यांनी फॉलोविंग दाखवली, त्यांचे रोजचे पोस्ट दाखवले. त्यांनी मला सांगितलं की या ठिकाणी मी मोदीजींना याकरता फॉलो करताय, मी माझ्या डोळ्यांनी चंद्रावर भारताचा तिरंगा ध्वज फडकताना बघितला आहे आणि म्हणून मी मोदीजींना फॉलो करतो आहे, मी मोदीजींना पसंती देतो आहे, मोदीजींनाच पुढे मत करणार आहे. पुढे गेल्यानंतर एक युवा मला भेटला. त्या युवकाला विचारलं, बेटा तू कुणाला फॉलो करतोय? तो युवा म्हणाला, मी मोदीजींनाच मत देणार आहे, मोदीजींनाच फॉलो करणार आहे. त्यांनी आपल्या मोबाईलवर नमो ॲप मला दाखवलं आणि सांगितलं. मी त्याला विचारलं, तू मोदीजी तुला का आवडतात? त्या युवानी सांगितलं, मी माझ्या डोळ्यांनी काश्मीरच्या लाल चौकामध्ये तिरंगा ध्वज फडकताना बघितला आहे आणि म्हणून मी मोदीजींना फॉलो करतो आहे. मोदीजीच आमचे सर्वोत्कृष्ट नेते आहेत आणि म्हणून युवा शक्तीने खऱ्या अर्थाने मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये पुढे जाण्याचं सांगितलं आहे. आज बघा, तुम्हाला तुमच्या रोजच्या मोबाईलवर मागच्या 2014च्या पूर्वी जर बघितलं असाल, मोबाईलचा इंटरनेट डेटा असेल, मोबाईलचा संपूर्ण त्या ठिकाणी डेटाचा विचार केला, 600 रुपयाचा कमी पॅक घ्यायचं नाही. पण हा युवा म्हणतो आहे, मला मोदीजींनी 240 रुपयामध्ये आता आमच्या मोबाईलवर ही मोबाईल पॅकची सवलत उपलब्ध करून दिली, म्हणून आम्ही मोदीजींना मत देणार आहोत, मोदीजींना फॉलो करणार आहोत. मी जास्त वेळ घेणार नाही, या ठिकाणी एवढंच सांगेल, आज या ठिकाणी अनेक योजना मी तुम्हाला विनंती करणार आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आज आपण या ठिकाणी आलो आणि इथनं निघून गेलो, एवढंच हे महासंमेलन नाही आहे. तर मी विनंती करणार आहे, मोदीजींच्या 10 वर्षाच्या युवा कल्याणाच्या, जलकल्याणाच्या, सामाजिक कल्याणाच्या, राष्ट्र कल्याणाच्या ज्या ज्या गोष्टी आहे त्या सर्वांनी या ठिकाणून घेऊन जायच्या आहे. आपल्या सर्वांना माझी विनंती आहे की पुढच्या काळामध्ये एक तरी काम या युवा शक्तीने, एक तरी कार्य असं करावं जे समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीच्या कल्याणाचं असावं. एक तरी युवांनी आपल्या ठिकाणी, आपल्या जीवनात या ठिकाणी आपण रोज काम करतो, मला हे माहिती आहे तुम्ही रोज काम करतायत, पण या ठिकाणी माझं निवेदन राहणार आहे की आजपासून पुन्हा एकदा आपल्या भागातल्या युवा शक्तींना जागृत करून प्रत्येक बूथवर 50 युवकांना मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये मोदीजींना जोडण्याकरता आपल्याकडे नमो ॲपच्या माध्यमातून मोदीजींना जोडून या ठिकाणी देशाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं आपण सर्वांनी काम करावं. मी एवढंच सांगेल, विकसित भारताचा संकल्प मोदीजींनी केला आहे, विकसित भारताचा संकल्प मोदीजींनी केला आहे, आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प मोदीजींनी केला आहे. या संकल्पाला तुम्ही साथ देणार आहे का? मोदीजींना साथ देणार आहे का? जरा जोरात हात वरून सांगा. मग तुम्हाला माझी विनंती आहे, मोदीजीला साथ देण्याकरता तुमच्या खिशातला मोबाईल काढून टॉर्च चालू करा. मोदीजींना समर्थन देण्याकरता सर्वांनी आपला मोबाईल काढा खिशातला. सर्वांनी मोदीजींच्या आत्मनिर्भर भारताकरता, मोदीजींनी विकसित भारताचा संकल्प केला है, त्या संकल्पाला साथ देण्याकरता सर्वांनी अपना मोबाइल, स्मृति ईरानी जी आप आई है, देखिए सारे लोगों ने मोदी जी को समर्थन देने के लिए अपना मोबाइल चालू किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए जो मोदी जी ने संकल्प किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए एक बार जोर से हाथ उठाकर मोदी जी को समर्थन देने के लिए ये सारी युवा पीढ़ी यहाँ खड़ी है। ये मोदी जी को साथ देने वाली युवा पीढ़ी है।
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। स्मृति ईरानी जी आप आई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सूर्या जी आपने ये नमो युवा महासम्मेलन नागपुर में किया, इसलिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बावनकुळे जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसके बाद हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो युवकों को प्रेरणा देते हैं। हमारे बीच उपस्थित है एक्ट्रेस प्राजक्ता गायकवाड़ जी, जिन्होंने येसुबाई की भूमिका एक बहुत प्रसिद्ध मराठी सीरियल में करी थी। मैं मंच को विनती करती हूँ, स्मृति ईरानी जी को विनती करती हूँ कि वे उनको सम्मानित करेंगे, प्राजक्ता गायकवाड़ जी। इसके बाद इसके बाद हमारे बीच है 3 बार महाराष्ट्र केसरी जीतने वाले एसीपी विजय चौधरी जी। अगली टीम रेडी रहे। इसके बाद मैं तेजस्वी जी को विनती करती हूँ कि वे एसीपी विजय चौधरी जी इनको सम्मानित करेंगे। वो 3 बार महाराष्ट्र केसरी ये खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने इसके साथ साथ पुनेरी पलटन ये भी जीता है। मैं इनसे विनती करती हूँ। इसके बाद सन्माननीय तेजस्वी जी को विनती करती हूँ कि वे महेंद्र चौहान जी इनको सम्मानित करेंगे। महेंद्र चौहान जी ये महाराष्ट्र श्री 3 बार जीत चुके हैं। महेंद्र चौहान जी ये 3 बार महाराष्ट्र श्री जीत चुके हैं। मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड ये भी खिताब इन्होंने मिलाए हैं। इसके बाद ये युवा आइडॉल है, युवकों के प्रेरणा स्थान है, फिट इंडिया के एम्बेसडर हैं। हमारे बीच है समीर बेंद्रे जी। मैं इसके पश्चात तेजस्वी जी और स्मृति जी को विनती करती हूँ कि वे उन्हें सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ देवेंद्र जी इनको भी विनती करती हूँ कि वे इन्हें सम्मानित करेंगे। समीर बेंद्रे जी ये परसिस्टेंट के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान है और युवकों के ये प्रेरणा स्थान है। हमारे बीच 5वें यूथ इन्फ्लुएंसर निखिल चांदवानी जी है। 15 लाख से ऊपर इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर है। 14 किताबें इन्होंने लिखी हुई है और अमेरिका में तुलसी गब्बाट जी ने भी इन्होंने अपने प्रचार के लिए इनको बुलाया था। अमेरिका में भी जिनके मदद ली जाती है ऐसे निखिल चांदवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंच। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद मंच। सारे इन्फ्लुएंसर्स हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मंच। सगळे इन्फ्लुएन्सर्स झालेले आहेत। आपण स्थानबद्ध व्हावं। सर्व इन्फ्लुएन्सर्स झालेले आहेत, आपण स्थानबद्ध व्हावं। यानंतर मी तेजस्वी जी सूर्या यांना विनती करती हूँ। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी सूर्या इनको विनती करती हूँ कि वो युवकों को मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए भारत माता की। तेजस्वी जी को जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे तेजस्वी सूर्या जी का। भारत माता की। पीछे बैठे सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है और ताकत और उत्साह के साथ भारत माता की जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। युवा मोर्चा के नमो युवा महासम्मेलन के मंच पर उपस्थित
इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोदी सरकार में लोकप्रिय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, हम सब के प्रेरणा स्रोत दीदी स्मृति ईरानी जी को मैं यहां उपस्थित युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के वजह से आज इस कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता, देश के करोड़ों करोड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत, जिनके व्यवहार से, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता से करोड़ों कार्यकर्ताओं को हमेशा के लिए प्रेरणा करते आए हैं, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष राहुल लोणीकर जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के महामंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में युवा मोर्चा के प्रभारी भाई विक्रांत पाटिल जी, युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, रोहित चहल जी, राष्ट्रीय मंत्री गौरव गौतम जी, विवेकानंद जी और मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस विशाल सभा में उपस्थित महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से आए हुए इस कार्यक्रम में हम सब के बीच नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ है। मैं युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से माननीय नितिन जी को अभिनंदन करता हूं, कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर महाराष्ट्र के कोने कोने से इस कार्यक्रम में आए। वो विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण विभाग हो, उत्तर महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, नागपुर हम सब के लिए एक विशेष स्थान है। ये बाबा साहेब अंबेडकर जी के भी भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी भूमि है और पूरे देश में राष्ट्रवाद के चिंतन को जिन्होंने फैलाया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गंगोत्री हेडगेवार जी के जन्मभूमि भी नागपुर है। और आज इसी नागपुर के इस पवित्र धरती से 24 के चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का युवा संकल्प आज देश के युवा आज इसी पवित्र धरती से कर रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले देश का स्थिति, देश के राजनीतिक स्थिति कैसा था हम सब जानते हैं। केंद्र सरकार में रोज एक ना एक बड़ा कांड होता था, बड़ा भ्रष्टाचार के स्कैम निकल कर आते थे। रोज अखबार में हम 2 लाख करोड़ रुपए का 2G स्कैम के बारे में पढ़ते थे, 10 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला के बारे में पढ़ते थे।
रोज एक ना दूसरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पढ़ते थे और देश के अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में आ चुके थे और युवा बेरोजगार बन गए थे, महंगाई बढ़ते जा रहा था। यह 10 साल पहले का भारत था और देश के युवा तब वो अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हो या बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में हो, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए देश के कोने कोने में रास्ते पर उखड़कर एक सत्ता परिवर्तन का मांग हम कर रहे थे। और युवा के इस आक्रोश के वजह से, युवाओं के ये नए संकल्प के वजह से 24 में और 19 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई और इन दोनों सरकार बनने में देश के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था। 14 में और 19 में जितने भी वोटिंग ब्लॉक हुए थे उसमें सबसे बड़ा युवाओं का जो वोट था वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पीछे आया, मोदी जी के पीछे आया और युवा की समर्थन के वजह से ही 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे देश के युवा की समर्थन है, देश के युवा की ताकत है। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश में युवा केंद्रित विकास हुआ है। साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक, एग्रीकल्चर से लेकर सेरिकल्चर तक, स्टार्टअप से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक, ओलंपिक से लेकर एग्रीकल्चर तक, आज हर क्षेत्र में युवा केंद्रित विकास आज देश में हो रहा है। आज आप न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, मतलब पॉलिटिक्स से शुरू कर आप स्पोर्ट्स पेज तक आप जब पढ़ते हो, हर क्षेत्र में आज आपको युवा नेतृत्व वाली ऑप्टिमिज्म के स्टोरीज, आशादायी स्टोरीज, देश के विकास की स्टोरीज हर पेज के हर अखबार में आपको मिल रहा है। यह पिछले 10 साल में हुआ राजनीतिक परिवर्तन है। साथियों, आज हम हजारों संख्या में यहां उपस्थित है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। मुझे यह कहने में अत्यंत गर्व हो रहा है कि यहां इस मंच पर उपस्थित पार्टी के 3 प्रमुख नेता, वो नितिन जी गडकरी हो, देवेंद्र जी हो या स्मृति ईरानी जी हो, सब युवा मोर्चा के ही प्लेटफॉर्म से निकलकर आज पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं। देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां आपको पद, आपको लीडरशिप का स्थान बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं मिलता है, पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हार्डवर्क के सर्टिफिकेट पर मिलता है। वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता युवा मोर्चा है। यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ता को पता है शिवसेना के अगला उद्धव ठाकरे जी के बाद नेतृत्व कौन करेगा, आप सबको पता है, क्योंकि यह सब परिवारवादी पार्टी है। एनसीपी के शरद जी के बाद, सुप्रिया जी के बाद कौन नेतृत्व करेगा, यहां उपस्थित सभी को पता है, क्योंकि यह सब परिवारवादी पार्टी है। पर देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां एक बूथ कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। साथियों, पिछले 10 साल में देश के युवाओं के वोकैबुलरी में एक बदलाव आया है। आज आप मुंबई हो,
पुणे हो, नागपुर हो या बेंगलुरु हो, देश के हर गांव में, देश के हर शहर में युवा एक नए भाषा बोल रहे हैं। स्टार्टअप्स, वैल्यूएशन, एक्विजिशन, वेंचर कैपिटल, यूनिकॉर्न, ये सब नए परिभाषा जो देश में आया है वो सिर्फ पिछले 10 साल में आया है, क्योंकि पिछले 10 साल में युवा केंद्रित विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है। साथियों, मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 10 साल में देश 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आया है, तो वो देश में उपस्थित एक पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम जो पिछले 10 साल में है, वो ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के वजह से है, स्टेबल लीडरशिप के वजह से है। आज लगभग पूरे देश में टेररिज्म आज खत्म हो चुका है, टेररिज्म खत्म हो चुका है, तो देश के सबसे ताकतवर नेतृत्व, एक स्टेबल नेतृत्व जो मोदी जी ने दिया है, इसके वजह से आज देश में टेररिज्म कम हो चुका है। आज देश में आर्थिक शक्ति तेजी गति से आगे बढ़ रहा है और युवाओं को स्टार्टअप्स में, फॉर्मल इकोनॉमी में, इनफॉर्मल इकोनॉमी में जॉब्स मिल रहा है, उद्योग के अवसर भरपूर मिल रहा है और देश आज विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुके हैं, तो उसके पीछे भी मोदी जी के स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप का ही कारण है। आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले क्षमता सरकार को मिला है, तो उसके पीछे भी यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कारण है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के विजन के अनुसार 500 साल के प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठापन हो गया है, तो उसके पीछे भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही कारण है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आने वाले 25 साल देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। ये 25 साल हम सबके आयु के सबसे प्रोडक्टिव 25 साल होगा और इन्हीं 25 साल में आप और हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाएंगे और विश्व के सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति के रूप में, विश्व गुरु के रूप में हम भारत को खड़ा करेंगे। यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसलिए विकसित भारत के एम्बेसडर हैं और हम सब के ताकत के ऊपर ही, हम सब के मेहनत के ऊपर ही, देश के युवा के मेहनत के ऊपर ही आने वाले 25 साल के भारत के उज्ज्वल भविष्य निर्भर है। मैं इसलिए आप सबसे विनती कर रहा हूं, आज से हम गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ पे जो नए मतदाता है उनको मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे। देश में करोड़ों युवाओं को देश के इस महान यज्ञ में अपने आप को आहुति करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे और देश के युवाओं के ताकत पे आधार पर फिर एक बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको इस भव्य संख्या में इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको फिर एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूं और अंत में एक छोटी कहानी में आपको सुनाकर मेरे वाणी को धन्यवाद करता हूं। दीदी, मैं जब यहां आया, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि इंडी अलायंस के कुछ कार्यकर्ता लोग
वो बोल रहे कि अगली सरकार वो इंडिया अलायंस की सरकार होगा। और राहुल गांधी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां हम सब के बीच स्मृति जी है, जिन्होंने राहुल गांधी को हमें अमेठी से भगाकर वायनाड भेजे है। इसलिए दीदी मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। मेरे एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने एक छोटी सी कहानी मुझे बोला। यही विदर्भ के छोटे से एक गांव में कुछ महीने पहले एक बिल्ली ने कुछ छोटे बिल्ली को जन्म दिया। और ये जो छोटी बिल्ली जन्म होने के तुरंत बाद ये बोलना शुरू किया कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। और वो जो बिल्ली जिसके घर में पैदा हुई थी, वो जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई। तो तुरंत उन्होंने मीडिया को बताया कि अपने गांव में, अपने घर में ये जो छोटी बिल्ली है वो ऐसे बोल रहे कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। ये न्यूज पूरा दिल्ली तक पहुंचा और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कान पे भी आ गया। और वहां से कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल डेलीगेशन भेजा विदर्भ के इस गांव को कि भाई देखो क्या है, देश में हर कोने में मोदी जी का लहर है, देश के हर गांव में लोग मोदी जी के पीछे हैं, पर यहां ये 4 बिल्ली के बच्चे बोल रहे कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री है। कुछ विशेषता हो सकते हैं, जाओ इसके जांच करो और रिपोर्ट करो। ये सब व्यवस्था होने में 10-15 दिन हो गया और ये डेलीगेशन केंद्र से आया, दिल्ली से आया, विदर्भ के गांव के पास गया और वो बुजुर्ग महिला से बात करके पूछे, दिखाइए कहां है छोटे बिल्ली। वीडियो सब रेडी करके गए। ये जब बिल्ली बात करेंगे, आवाज आएगी, वो रिकॉर्ड करके हम पूरा सोशल मीडिया में वायरल करने का इनका प्लानिंग था। जब ये लोग गए और कैमरा ऑन करे और ये बिल्ली से ये बुजुर्ग महिला पूछी, बोलो क्या बोल रहे थे, वो सब बिल्ली बोलना शुरू किया, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लोग हैरान हो गए कि ये बहुत रिपोर्ट अपने अलग आया था, जब हम यहां आए ऐसे हो गया। तब बहुत नाराज से ये लोग वो बुजुर्ग महिला से पूछे, आप गलत न्यूज क्यों भेजे थे, राहुल गांधी कैसे, क्यों आप भेजे थे। तो वो बुजुर्ग महिला ने बोली, भाई साहब 10-15 दिन पहले तक ये छोटे छोटे बिल्ली राहुल गांधी का ही नाम ले रहे थे, पर क्या करे 3-4 दिन पहले इनका आंख खोल गया और सच्चाई देखने के लिए वो शुरू किया। सच्चाई देखने के बाद बिल्ली भी बोल रहा है देश के आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये साथियों आज देश का सच्चाई है। मैं आप सबको फिर एक बार इस कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में इतनी बड़ा संख्या में आने के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में बोलिए, अब की बार भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। फिर एक बार इसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश से विनती करती हूं कि वे नितिन जी का यहां पर स्वागत करेंगे। नागपुर महानगर के प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे विनती करती हूं कि वे नितिन जी का यहां पर स्वागत करेंगे। कल्याण जी, देवाजी, विक्की पटले, अमर धर्मारे, रितेश रहाटे, रुपेश रामटेक्कर, श्रेयस कुंभारे, वीएन रेड्डी। बोलो भारत माता की।
भाजप नागपूर हे मंचाचं स्वागत करतील. नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण. बोला भारत माता की. नागपूर भाजप शहर, भाजप ग्रामीण. बाल्याभाऊ, संदीपजी गवई, अश्विनीताई, बंटी मास्तर, सुधाकर भाऊ कोहळे, आदर्श पटले, संदीप गवई, रोहित पारवे, अश्विनीताई जिचकार. बोला भारत माता की. जय श्रीराम, जय श्रीराम. यानंतर मी सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनको विनती करती हूं कि वे हमको मार्गदर्शन करेंगे. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे. बोला भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की. छत्रपति शिवाजी महाराज की. धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की. बोल सियापति रामचंद्र की. पवन सुत हनुमान की. उमापति महादेव की. बोलो जी भाई सब संतान की. सनातन धर्म की. गो माता की. भारत माता की. जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम. मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, भारत सरकारचे मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी, भारत सरकारच्या दुसऱ्या मंत्री आणि ज्यांनी राहुल गांधींना चारी मुंड्या चित केलं त्या आपल्या स्मृती इराणीजी, या ठिकाणी विशेष रूपाने आलेले युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याजी, आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राहुल लोणीकरजी, सुरेश खाडेजी, जितेंद्र कुकडेजी, या ठिकाणी उपस्थित आपले सर्व मान्यवर खासदारजी, सर्व आमदार साहेब, सर्व आपले प्रमुख पदाधिकारी. यादी मोठी असल्यामुळे माफ करा, सगळ्यांचे नावं घेत नाही, पण सर्वच सन्माननीय मंच आणि उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद आहे की नागपूरमध्ये विदर्भातली आणि महाराष्ट्रातली युवा शक्ती पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदीजींना देशाचं प्रधानमंत्री बनवण्याकरता संकल्प घ्यायला या ठिकाणी एकत्रित आली आहे. आणि आपला संकल्प काय आहे? अब की बार, अब की बार, अब की बार. हा संकल्प आमचे युवा नागपूरच्या भूमीतून घेणार आहेत. बंधू भगिनींनो, गेल्या 10 वर्षामध्ये या देशामध्ये जे परिवर्तन आपण बघितलं, मोदीजींना 400 पेक्षा जास्त जागा का द्यायच्या, पुन्हा नमो सरकार का आणायचं, अनेक कारण त्याची आहेत. पण खऱ्या अर्थानं 3-4 गोष्टी आपल्या समोर मी ठेवणार आहे. आपण बघा, या देशाला गरिबी हटावचे नारे इंदिराजींनी दिले, त्यानंतर काँग्रेसनी सातत्याने दिले,
पण या देशातली गरिबी हटली नाही. एकदा तर राजीव गांधी असं म्हणाले की मी दिल्लीतून 1 रुपया पाठवतो, 15 पैसे शेवटच्या माणसाला मिळतात, 85 पैसे व्यवस्था खाऊन टाकते. त्यामुळे गरिबाचं कधीच कल्याण होत नाही. देशाला नरेंद्र मोदीजींच्या रूपात एक असा नेता मिळाला ज्यांनी सांगितलं खाणार नाही, खाऊ देणार नाही, 1 रुपया दिल्लीतून पाठवेल, शेवटच्या माणसाला 1 रुपयाच मिळेल. आणि एक अशी व्यवस्था मोदीजींनी या देशामध्ये उभी केली. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून या ठिकाणी जनधनचं खातं असेल, मोबाईल असेल, आधार असेल, याच्या माध्यमातून एक अशी व्यवस्था उभी केली की कोणालाही भ्रष्टाचार करता येत नाही. गरिबाच्या ताटातून कोणाला खाता येत नाही. गरिबाच्या ताटात आता कोणाचा वाटा नाही. ही व्यवस्था उभी केल्यामुळे देशामध्ये जे 50 वर्षात जमलं नाही ते 10 वर्षात झालं. गरिबी रेषेखाली असलेले 25 कोटी लोक हे गरिबीतनं बाहेर आले, असा नीती आयोगाचा अहवाल आज सांगतो. गरिबी हटावचा नारा इंदिराजीचा असेल, पण गरिबी हटावचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते माननीय मोदीजींनी केलं. त्यामुळे गरिबी हटावपासनं विकसित भारतापर्यंत हा प्रवास मोदीजींच्या अंतर्गत आपण करतोय. आज सगळे युवा या ठिकाणी आहेत. युवांना काय हवंय? शिक्षण हवंय, रोजगार हवाय. नवीन शिक्षा नीती मोदीजींनी दिली. या नवीन शिक्षा नीतीने आमच्या करता शिक्षण केवळ डिग्री पुरतं मर्यादित नाही ठेवलं, तर आम्हाला शिक्षणातनं अर्थार्जन करता आलं पाहिजे. कुठल्याही प्रकारची डिग्री घेतल्यानंतर त्याला असं कौशल्य प्राप्त झालं पाहिजे की तो रोजगार स्वयंरोजगाराकरता तयार असला पाहिजे. अशा प्रकारचं शिक्षण हे तर दिलंच, पण ते देत असताना मोदीजींनी सांगितलं इंग्रजांनी 150 वर्ष आमच्यावर राज्य केलं म्हणून केवळ इंग्रजांच्या भाषेमध्ये आम्ही का शिकायचं. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं डॉक्टर व्हायचं असेल, इंजिनियर व्हायचं असेल, कुठलीही डिग्री घ्यायची असेल, आता तुम्ही तुमच्या भाषेत देखील शिकू शकता. पूर्वी एखाद्याला डॉक्टर किंवा इंजिनियर व्हायचं असेल तर इंग्रजीतच शिकावं लागायचं. आता मराठीत शिकणारा मराठीमध्ये MBBS ची डिग्री घेऊ शकतो, मराठीमध्ये इंजिनिअरिंगची डिग्री घेऊ शकतो, मराठीमध्ये MBA ची डिग्री घेऊ शकतो. आता भाषा हा त्या ठिकाणी भेद राहिलेला नाही. आणि हे सगळं करत असताना मोदीजींनी देशामध्ये एक नवीन चमत्कार केला. अर्थशास्त्री विचार करतायत की संपूर्ण दुनियेमध्ये मंदी असताना भारतामध्ये मंदी का नाही. भारताची अर्थव्यवस्था ही गेल्या 10 वर्षामध्ये 10व्या क्रमांकावरून 5व्या क्रमांकावर कशी आली. हा ज्यावेळेस अर्थशास्त्री विचार करतात, मोदीजींनी काय केलं. मोदीजींनी गरीबाला सक्षम करून अर्थव्यवस्था मोठी केली. करोडो घरं बांधले, अर्थव्यवस्था मोठी झाली. करोडो घरात पाणी पोचलं, अर्थव्यवस्था मोठी झाली. करोडो घरात लाईट पोचला, अर्थव्यवस्था मोठी झाली. आणि आता भारत येत्या काळामध्ये जगातली 3री सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे. आणि 3री सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणजे काय. अर्थव्यवस्था मोठी होते म्हणजे नेमकं काय होतं. अर्थव्यवस्था मोठी होते तर संधी तयार होते. अर्थव्यवस्था मोठी होते, रोजगार तयार होतो. अर्थव्यवस्था मोठी होते, नोकऱ्या मिळतात. अर्थव्यवस्था मोठी होते, लोकांना आपले स्वप्न पूर्ण करण्याकरता पंख त्या ठिकाणी लाभतात. हे जे करोडो करोडो देशातले युवा आहेत, या युवांच्या हाताला काम देण्याकरता आमच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार मोदीजींनी केला. आणि तो करत असताना या देशातला काळा पैसा संपवून या देशातल्या काही ठेकेदारांनी या ठिकाणी सगळा काळा पैसा जो आपल्या तिजोरीत ठेवला होता, या देशामध्ये GST आणून काळ्या पैशाचा व्यवहार बंद करून देशाच्या गरीबाचा पैसा गरीबापर्यंत पोहोचवून एक नवीन अर्थचक्र हे मोदीजींनी तयार केलं. त्यामुळेच
आज भारताची अर्थव्यवस्था जगामध्ये सगळ्यात वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि जगामध्ये सगळ्यात जास्त संधी आणि नोकऱ्या जर कुठल्या अर्थव्यवस्थेत तयार होत आहेत तर ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेत तयार होत आहेत. आज आपण पाहू शकतो मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि आपल्या नितीनजींच्या नेतृत्वात ज्या प्रकारे भारतामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरचं जाळं तयार झालं, ज्या प्रकारचे रस्ते तयार झाले. मी बॉर्डरला गेलो होतो, त्या ठिकाणी लेह लद्दाखला गेलो होतो. तिथले मिलिटरीचे सर्वोच्च अधिकारी म्हणाले, ओ मोदीजींनी परिवर्तन केलं. मी म्हटलं काय केलं? म्हणे पूर्वीचं सरकार म्हणायचं बॉर्डरवर सीमेवर रस्तेच तयार करू नका, रस्ते तयार केले तर समोरून आक्रमण होईल. समोरच्या देशांनी सीमेवर रस्ते तयार करून टाकले, त्यामुळे त्यांचं सैन्य, दारुगोळा, तोफा या आणण्याकरता त्यांना 8 तास लागायचे, आम्हाला 8 दिवस लागायचे. त्यांनी हल्ला केला तर तो हल्ला आम्ही परतवू शकत नव्हतो. पण मोदीजींच्या नेतृत्वात, आमच्या नितीनजींच्या नेतृत्वात बॉर्डरवर आता असे त्या ठिकाणी रस्ते तयार झाले, ते जर 8 तासात दारुगोळा आणतील, आम्ही 4 तासात आणू शकतो आणि त्यांचा मुकाबला करू शकतो. हे मी म्हणत नाही, आज आपल्या सैन्याचे अधिकारी म्हणतात. हे परिवर्तन या ठिकाणी करून दाखवलं. आज वंदे भारत ट्रेन, भारतामध्येच तयार झालेली ट्रेन, एक अशी ट्रेन जी जगातल्या कुठल्याही श्रीमंत देशाला लाजवेल अशा प्रकारची ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन भारतात तयार झाली. भारताचे रेल्वे स्टेशन हे एअरपोर्ट सारखे होत आहेत, बस स्टेशन एअरपोर्ट सारखे होत आहेत. भारतामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरचं प्रचंड काम आज चाललेलं आहे आणि यासोबत भारताला बलशाली बनवण्याकरता मोदीजींनी मेक इन इंडियाची सुरुवात केली आणि जो भारत आपले शस्त्रास्त्र सगळे इम्पोर्ट करत होता, आम्हाला जर रशियानी, इस्रायलनी शस्त्रास्त्र दिले नाहीत तर आम्ही दुश्मनाचा मुकाबला करू शकत नव्हतो. 10 वर्षामध्ये शस्त्रास्त्र इम्पोर्ट करणारा भारत आज बलशाली झाला, आत्मनिर्भर झाला. आता भारताचे शस्त्रास्त्र भारत तयार करतो. आमच्या भारतामध्ये आज या ठिकाणी कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट तयार होतं, वॉरशिप तयार होते, सबमरीन तयार होतं, सर्व प्रकारच्या गन तयार होतात, सर्व प्रकारचे मिसाईल तयार होतात. आता जगातल्या 50 देशांना भारत शस्त्रास्त्र एक्सपोर्ट करतो आहे. अशा प्रकारची अवस्था भारताची है. अब भारत की ओर बुरी नजर उठाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता. ऐसा मजबूत और बलशाली भारत मोदीजीने तैयार किया आणि जे जगाला जमलं नाही, मोदीजींनी ते करून दाखवलं. जगामध्ये चंद्रावर तर लोक उतरले, पण चंद्राच्या साऊथ पोलवर, दक्षिण ध्रुवावर कुठल्याही विकसित राष्ट्राला आपलं यान उतरवता आलं नव्हतं. जगामध्ये पहिल्यांदा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरवणारा देश झाला तो माझा भारत देश झाला. मोदीजींनी चंद्रालाही एक प्रकारे जिंकलं आणि आदित्य एल1च्या माध्यमातून सूर्यालाही गवसणी घालण्याचं काम जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा कोणी केलं असेल तर ते मोदीजींच्या नेतृत्वात माझ्या भारत देशाने केलं. हे देखील आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून आज भारत एक महाशक्ती झालाय. मोदीजींनी एक ग्लोबल लीडरशिप तयार केली आहे. G20च्या माध्यमातून जगभरातल्या देशांनी मोदीजींची नेतृत्व त्या ठिकाणी मांडलाय आणि हे करत असताना एक शाश्वत अशा प्रकारचा विकास, एक सस्टेनेबल अशा प्रकारचा विकास मोदीजींच्या माध्यमातून चाललेला आहे. बंधू भगिनींनो, आपण सगळ्यांनी बघितलं कोविडच्या काळामध्ये वॅक्सिन मैत्रीच्या माध्यमातून जगभरातल्या 100 देशांना भारताने त्या ठिकाणी कोविडची लस दिली. त्या जगातले लोक वाचले. भारतातले 140 करोड लोक मोदीजींच्या लसीमुळे या ठिकाणी वाचले. त्यामुळे आता वसुधैव कुटुंबकमचं जे आमचं त्या ठिकाणी मंत्र होता, हा जगाने देखील या ठिकाणी मान्य केला. आणि 2047 साली विकसित भारताचं एक स्वप्न घेऊन आता मोदीजी निघालेले आहेत आणि आपल्या सगळ्यांना मोदीजींना साथ द्यायची आहे. मी तुम्हाला एवढंच सांगण्याकरता आलो आहे, 2024 ची निवडणूक ही भाजपाच्या विजयाकरता नाही आहे.
2024 ची निवडणूक भारताच्या विजयाकरता आहे. भारताच्या भाजपानेही भारत को जिताना है. आणि जर पुन्हा एकदा मोदीजी या देशाचे प्रधानमंत्री झाले तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मग भारताला कुठेही मागे वळून पाहावं लागणार नाही. पुढचे 5 वर्ष हे भारताचे असे 5 वर्ष आहे की या 5 वर्षात भारत अशा प्रकारे मजबूत बनेल की मग भारताकडे कोणी देखील आंख उठवून पाहू शकणार नाही. या भारताशी कोणी मुकाबला करू शकणार नाही. आणि तो जो बलशाली भारत असेल तो घडवण्याची संधी ही तुम्हाला सगळ्यांना मिळालेली आहे. आणि म्हणून तुम्हाला विनंती करतो, आता पुढचे 1 महिना 1.5 महिना केवळ देशाकरता द्यायचा आहे. पुढचा 1.5 महिना देशाकरता द्यायचा आहे. देशाकरता द्यायचा आहे. मोदीजींकरता द्यायचा आहे. बलशाली भारताकरता द्यायचा आहे. बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. खूप खूप धन्यवाद देवेंद्रजी. यानंतर ज्यांचं भाषण ऐकायला आपण सर्वजण आतुर आहोत, आपल्या सर्वांच्या प्रिय सन्माननीय स्मृती इराणीजी यांना मी विनंती करते की ते आम्हाला संबोधित करतील. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. भारत माता की, भारत माता की. बोलो बोलो भारत माता की जय 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 भवानी, जय 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 भवानी. आज इस मंच पर मां भवानी का नाम लिया तो मेरी कर्म भूमि से आवाज उठी, राम लल्ला के चरणों में समर्पित जय श्री राम की. इसलिए आज इस युवा महासम्मेलन में एक एक राम भक्त से मेरा आग्रह है कि पूरी श्रद्धा के साथ बोले, सियावर रामचंद्र की. ये वो मंच है जिस पर जोश भी है, होश भी है. ये वो मंच है जो कामदार की मेहनत को सुसज्जित करता है. आज इस मंच की शोभा बढ़ाते वो व्यक्ति जिन्होंने महाराष्ट्र की इस पुण्य धरा पर मुझे संगठन में सेवा करने का अवसर दिया, राजनीति में राष्ट्र नीति को प्रमुखता देने की सीख दी, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, विकास के प्रणेता आदरणीय नितिन जी को सर्वप्रथम इस मंच पर मैं प्रणाम करती हूं. इस मंच पर आज मेरा सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति के साथ युवा मोर्चा में संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र के एक एक जिले, एक एक गांव तक काम करने का मौका मिला, उनके योगदान से, उनके सानिध्य में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को नए स्वरूप में महाराष्ट्र में परिभाषित कर रही है. ऐसे पूर्व में युवा मोर्चा में मेरे साथी रहे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का भी इस मंच पर मैं अभिनंदन करती हूं. वर्षों से संगठन में गांव से लेकर शहर, शहरों से लेकर प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से लेकर
राष्ट्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र की संगठन शक्ति का परिचय देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी का भी मैं आज इस युवा महासम्मेलन की सफलता के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दायित्व पर अध्यक्ष के रूप में समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं। ऐसे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष राहुल लोणीकर जी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूं। वैसे ये पहली बार होगा कि सार्वजनिक मंच पर मैंने किसी राहुल नामक व्यक्ति को शाबाशी दी होगी, लेकिन आज जब देवेंद्र जी भारत का विकास का नक्शा आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे, तो मन में जो भावना उठी, नितिन जी आपकी अनुमति से उस भावना को आज शब्दों में व्यक्त करती हूं। मैंने विदर्भ की इस धरती को तब देखा जब कांग्रेस का राज था, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था, किसान की बहू बेटियां अपने जेवर बेचकर परिवार का पेट पालती थी, किसान परिवार के नौजवान अपने भविष्य की चिंता में दिन रात व्याकुल रहते थे। नितिन जी, मैं आज स्मरण करती हूं, तब आप प्रदेश में अध्यक्ष थे। आपने तब संगठन के माध्यम से सेवा को परिभाषित करते हुए अन्नदाता सुखी भव का एक एक कार्यकर्ता को लक्ष्य दिया था कि कार्यकर्ता अपने घर से अपने साधनों से एक एक किसान परिवार का संरक्षण करे। आज उसी पुण्य धरा पर लौटकर मैं इस बात का गौरव कर सकती हूं कि जब आप सबके सहयोग से, किसान के आशीर्वाद से, जनता के योगदान से देश को नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्र सेवक के रूप में मिले, तब आज वही किसान साल में 6,000 रुपया सीधा अपने बैंक के खाते में पाता है। लहलहाती फसल में वो उगाकर अपने भविष्य को सुनहरा करता है। ये योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। आज तेजस्वी सूर्या ने अपने उद्बोधन में 2014 से पहले की सरकार का उल्लेख किया। तेजस्वी इस मंच पर इतिहास के एक साक्षी बैठे हैं, नितिन जी, जिन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को देखा और मोदी सरकार दोनों में अपनी सेवाएं दी। इतिहास के साक्षी के सामने मैं कहना चाहती हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, तब सोनिया गांधी की सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए की सरकार ने सुदृढ़ और सशक्त अर्थव्यवस्था को चलाकर राष्ट्र को समर्पित किया। मैं आज यहां जितने नौजवान बैठे हैं उनसे कहना चाहती हूं कि इतिहास के ये उत्तम साक्षी नितिन जी इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क बनाई, वो मोदी सरकार में अब हाईवे बनाते हैं। आज इतिहास के इसी साक्षी के सामने मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूं कि 10 साल का वो अंतराल जब सोनिया गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे बैंकों में क्राइसिस इतना था कि पैसा था गरीब का, पैसा था मध्यम वर्गीय परिवार का, फोन जाता था सोनिया जी का और अमीरों को मिलता था बैंक के बैंक डूबने के एक करार में थे। आज जब हम ये स्वर्णिम 10 वर्ष नरेंद्र मोदी के याद करते हैं, तो इस नौजवान पीढ़ी को याद दिलाना चाहती हूं, जुलाई का वो महीना साल 2012
जब पूरे देश में बिजली चली गई थी, 62 करोड़ लोग अंधकार में जी रहे थे। अगर तब रोशनी थी तो सिर्फ गांधी परिवार के घर में थी। आज इस युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहती हूं, साल 2012 का वो मंजर जब हमारे देश के सेना के पास कॉम्बैट रेडी इक्विपमेंट है या नहीं, एम्यूनेशन है या नहीं, यही चिंता का पूरे राष्ट्र के सम्मुख विषय बन चुका था। आज इस युवा पीढ़ी से कहना चाहती हूं कि 10 साल नरेंद्र मोदी के ये वो समय है जब हमने अंधेरों से भारत को उभार कर विकास के उजियारे तक पहुंचाया है। वापस अंधेरे ना मिले हमारे देश को, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो क्या अंधेरा है जिससे भारत को उभारा? देवेंद्र भाई ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व ने स्वीकार किया कि 90 पैसे प्रति रुपया कांग्रेस के भ्रष्ट नेता खा जाते हैं। इसलिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाते हमने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, तब राष्ट्र से नरेंद्र मोदी ने एक ही वादा किया था कि देश के खजाने से रुपया निकलेगा तो एक का एक वो पूरा रुपया देश के गरीब के पास पहुंचेगा। मुझे आज भी याद है, नरेंद्र भाई ने तब कहा हम हर गरीब का बैंक का खाता खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उपहास उड़ाते हुए कहा गरीब की जेब में पैसा नहीं, बैंक का खाता कैसे खुलेगा? तब मोदी ने कहा ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा गरीब का बैंक का खाता खुलेगा तो बैंक का खाता खुलेगा। और मोदी की गारंटी रंगलाई। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 50 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुला। नरेंद्र मोदी ने एक और गारंटी दी, कहा कि अगर हम राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं तो राष्ट्र की हर एक महिला को सम्मान देना होगा। वो महिला जो अपने दिन की शुरुआत अपमान से करती है, हर गरीब महिला के घर में एक शौचालय बनाना होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा शौचालय बनाने से राजनीति नहीं होती, और जो 70 साल में हुआ, जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ना कर पाई, वो मोदी क्या कर पाएगा? मोदी ने कहा कि हर गरीब महिला के लिए शौचालय बनाया जाएगा। मोदी ने गारंटी दी और 11 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को अपने घर में पहली बार शौचालय मिला। नितिन जी को याद है, देवेंद्र भाई को याद है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब सरकार अपनी सत्ता में रहने का उत्सव बनाता था और एक एक मंत्री के पास 60,000 रुपये का भोजन का एक पूरा पैकेज जाता था। एक तरफ नितिन जी जैसा नेतृत्व जो गरीब किसान के लिए अन्नदाता सुखी भव नाम का कार्यक्रम चलाता, और दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व जो सत्ता में जनता को लूटने का उत्सव मनाता, 60,000 रुपये की डाइनिंग की थाली खाता। और आज मुझे इस बात का गौरव है कि गरीब को प्राथमिकता देते हुए 80 करोड़ नागरिकों को नरेंद्र मोदी पिछले 2.5 साल से मुफ्त का अनाज भेज रहे हैं। जब उन्होंने संकल्प लिया था तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था संभव नहीं है। हमने कहा था कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मोदी की गारंटी रंगलाई और 2.5 साल तो मिला ही, आने वाला 5 साल भी 80 करोड़ नागरिक को मुफ्त अनाज देने वाली एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। नितिन जी को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं, इसलिए मैं 2-3 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज नितिन जी, देवेंद्र जी इस बात के भी साक्षी हैं। इस मंच पर बैठे कई ऐसे कार्यकर्ता मित्र, विधायक, सांसद ये अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख चुके हैं
कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 अहम मुद्दे अपनी मैनिफेस्टो में रखे। एक, कि पूर्ण बहुमत मिलने के बाद धारा 370 हटाई जाएगी। मुझे आज भी याद है जब हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला तो कुछ नेता जो कांग्रेस के गठबंधन के नेता थे, उन्होंने मोदी को चेतावनी दी कि अगर धारा 370 हटाने की कोशिश की तो खून की नदियां बह जाएंगी। मोदी डरने वालों में से नहीं, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो 70 साल में ना हुआ वो मोदी ने कर दिखाया। धारा 370 हटाया गया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी राष्ट्र एक संविधान के सानिध्य में जुड़ा। जो धमकाते थे और कहते थे खून की नदियां बहेंगी, उनसे आज कहना चाहती हूं कि एक कतरा भी खून का नहीं बहा, क्योंकि मोदी है तो धारा 370 हटाना मुमकिन है। आज कार्यकर्ता के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये जनता को आश्वस्त किया था कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। हम महिलाओं के लिए देश के संसद में 33% आरक्षण का बिल पारित करेंगे। नया संसद का भवन बना और जैसे लक्ष्मी का पूजन होता है वैसे संवैधानिक तौर पे लक्ष्मी स्वरूपा हर महिला का पूजन हुआ और 33% आरक्षण का बिल पारित हुआ। मुझे आज भी याद है, मैं और देवेंद्र जी विधानसभा के कई चुनावों में, नागपुर में, ग्रामीण अंचलों में जब प्रचार के लिए जाते, बावनकुले साहब आपके इलाके में भी जब आते तो सामने से कांग्रेस पार्टी के नेता हम पर कटाक्ष करते। जब हम बार बार हर गांव हर गली में कहते मंदिर वहीं बनाएंगे, वो कहते तारीख नहीं बताएंगे। हमने 500 साल अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया। पूर्ण सत्ता होने के बावजूद एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध रहा कि हम संविधान की एक भी धारा का उल्लंघन नहीं करेंगे। हमने अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से रामलल्ला को एक भव्य मंदिर में विराजमान करवाने के लिए आदेश पाया। उनकी हिमाकत देखिए, जब वो सत्ता में थे तो उनका घमंड ऐसा कि उन्होंने भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं ऐसा एफिडेविट देश की एक कोर्ट में दे दिया। उनका घमंड देखिए कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने दस्तावेज दे दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं। अहंकार आज भी बरकरार है। जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इसलिए आज आप सबसे कहती हूं कि हर राम भक्त ने, जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। हमको उकसाया जाएगा, कुछ लोगों को एआई के माध्यम से, डीपफेक के माध्यम से बरगलाया जाएगा, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा।
और अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को यह मौका मिले कि जो अन्याय करने के बाद न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं, उनसे अगर बात करने का मौका मिले, तब एक प्रश्न अपनी दीदी की ओर से जरूर पूछना कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, भारत की सेना के शौर्य को धिक्कार कर राहुल गांधी और उसके नेताओं ने देश की संसद में भारत की सेना से प्रमाण मांगा उनके पराक्रम का। मैं उस महाराष्ट्र में काम कर चुकी हूं जहां पर 26/11 का आतंक हम सब ने अपनी आंखों से देखा। हम सबको याद है, पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। हम सब महाराष्ट्र में इस बात के साक्षी हैं। नितिन जी को याद होगा, गृह मंत्री को उस वक्त कांग्रेस की सरकार में कपड़े बदलने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी और यहां पर जनता त्राहिमाम कर रही थी कि किसी को तो भेजो ताकि हमारी रक्षा हो सके। और उस शाम जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी, तब मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस के युवराज किसी जश्न में शामिल थे। वो व्यक्ति जो मुंबई जब लहूलुहान हो रही थी जश्न में शामिल थे, वो भारत की सेना से उनके पराक्रम का तब प्रमाण मानते हैं जब भारत की वायु सेना पाकिस्तान में आसमान चीरते हुए आतंकवादी कैंप्स को ढेर करती है। आज चाहती हूं उनसे पूछा जाए कि क्या यह संभव था जब कांग्रेस की सत्ता थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत की सरहद पर पाकिस्तान हाथ जोड़ते हुए वापस छोड़कर जाए? अरे ये 56 इंच की छाती वाला है जिसने 56 घंटे में विंग कमांडर अभिनंदन को भेजा। इसलिए आज नितिन जी के समक्ष जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे याद है कि सोनिया गांधी की सरकार के खिलाफ जितने मोर्चे हुए, जितने लोगों ने बलिदान दिए, राजबाला को नहीं भूलूंगी जो रामलीला मैदान में मौत के घाट उतारी गई क्योंकि उसने सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मुझे याद है तब एक भाषण में नितिन जी ने अटल जी को याद करके कहा था, आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उस प्रेरणा के साथ 2014 में हमने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते, परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने यह कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसीलिए हर युवा को बाहर आना है। आज मोदी का संदेश देती हूं तुम्हें, जो अटल जी की पंक्तियों में दोहराए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। विकास के एक नए स्वर, एक नए गीत, एक नए गुंजन के साथ युवा शक्ति आगे बढ़े। आज युवा सम्मेलन को महाराष्ट्र की पूरी टीम को अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। आप ही ने दोहराई हुई अटल जी की 4 पंक्तियां थी। भारत ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी आवाज आएगी भारत माता की जय। बोलो भारत माता की। इसके बाद हमारे पूर्व विधायक आशीष जी देशमुख, इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका विमोचन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मोदी जी पर लिखी एक किताब है, उसका विमोचन हम यहाँ पर कर रहे हैं। 28 तारीख को जब वो महाराष्ट्र में आए थे तो उनको एक भेंट स्वरूप उन्होंने दी थी। आज इसका औपचारिक विमोचन यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं नितिन जी को ससम्मान निमंत्रित करती हूँ कि वो हमको मार्गदर्शन करेंगे। बोला भारत माता की, भारत माता की। भारत सरकार में मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, तेज तर्रार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल लोणीकर जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले ये विशाल युवा रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो आयोजित की है और उसमें आप हजारों की संख्या में उपस्थित है, उन सब युवाओं का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जिन युवा कार्यकर्ताओं ने इसके लिए मेहनत की, परिश्रम किए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, युवा मोर्चा में हमारे युवा कार्य करते हैं। हमारा युवा ये आज का नहीं, कल का नहीं, आज का नागरिक है और आज युवा चाहता है उसके लिए रोजगार मिले, युवा चाहता है उसके लिए शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, युवा चाहता है उसको विकसनशील देश में रहने की अवसर मिले। और जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बदलाव किया है, उसका अनुभव पूरा देश ले रहा है। एक समय ऐसा था कि हमारे यहां विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, हमारे युवा, अपने बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज परिस्थिति में यह बदलाव आया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम गरीबी को हटाएंगे। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी तो हटी नहीं, पर गरीब हट गए। उस समय उन्होंने 20 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की और उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब बाद में सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर देश का विकास नहीं हुआ।
देश कर्जे के बोझे में डूब गया। एक ऐसी सरकार दिल्ली में थी जिसको आंखें थी पर दिख नहीं रहा था, जिसको कान थे पर सुन नहीं रही थी, जिसको मुंह था पर जो बोल नहीं पा रही थी। ऐसी एक गूंगी बहरी सरकार मनमोहन सिंह जी के रूप में दिल्ली में थी। मुझे विश्वास है कि उस समय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अवसर दिया और लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं। आप पूरे देश का कांग्रेस के 65 साल और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में किए हुए कार्य की तुलना करिए। कितने पोर्ट्स बने हैं, कितने एयरपोर्ट्स बने हैं, कितने रेलवे स्टेशन बने हैं, कितने हाईवेज बने हैं। हर जगह पर आप जाकर देखिए, एक काफी बड़ा बदलाव आप सबको देखने के लिए मिल रहा है। आज कोई हम पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में नहीं कह रहे, पर नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि हमारे देश की 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे से जो थी वो ऊपर आई है। आज उनको सही में हमारे फुटपाथ पर जो दुकान चलाने वाले करीब 80 लाख लोगों को हमारे बैंकों ने ऋण दिया है। 4.5 करोड़ लोगों ने बैंकों में अकाउंट खोला है और इतना ही नहीं तो उनके क्रेडिट के आधार पर उनको कर्जा मिल रहा है। हमारे यहां युवाओं को पता होगा कि देवेंद्र जी और मैंने नागपुर में मिहान प्रकल्प शुरू किया, तब शरद पवार साहब कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे थे, इसके खिलाफ ये न हो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। पर आज मिहान में देश की नहीं तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आई और विदर्भ के 68,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये आज की परिस्थिति है। हम ऐसी अर्थव्यवस्था निर्माण करने जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, जहां युवा स्वाभिमान से जी सके, जहां युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, देश में अच्छे रास्ते होंगे, देश में अच्छे अस्पताल होंगे, देश में अच्छे यूनिवर्सिटी होगी, देश में अच्छे महाविद्यालय होंगे और देश में अच्छे स्कूल होगी। जो हमारे गरीब लोग हैं उनको आयुष्य योजना में 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिला है। कैंसर के रुग्ण हो, हार्ट के रुग्ण हो, अब तो ट्रांसप्लांटेशन की बात है, सबको सहयोग मिल रहा है। विदर्भ के इस पूर्व विदर्भ के क्षेत्र में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का समाज है, 70-80% लोगों को सिकल सेल और थैलेसीमिया की बीमारी है। बोन मैरो करने की आवश्यकता है। हमने हमारे यहां देवेंद्र जी ने जगह दी, उस समय नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मोदी जी ने हमको एम्स दिया और विदर्भ के दलित और वनवासी आदिवासी बंधुओं को जो सिकल सेल थैलेसीमिया की बीमारी है उसको दूर करने के लिए एक स्पेशल सेक्शन खोलकर हम उनके ऑपरेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। आज विदर्भ में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं सिंचाई मंत्री था, उनके कहने पर मैंने करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए जो महाराष्ट्र के सिंचाई प्रकल्प थे जो बंद पड़े थे उसको फिर से पूरा करने के लिए उनको पैसे दिए। पश्चिम महाराष्ट्र में टेम्बू हो, मैसाड़ हो, जहां जब जब प्रोजेक्ट बंद पड़े थे 20-20, 25-25 साल से, मराठवाड़ा के, विदर्भ के, पश्चिम महाराष्ट्र के उन प्रकल्पों को हमने पूरा किया और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया। बहनों और भाइयों, स्मार्ट सिटी नहीं, अब स्मार्ट विलेज भी बन रहे हैं। गांव में अच्छी स्कूल होगी, गांव में अच्छा अस्पताल होगा और गांव के युवाओं को गांव में रोजगार मिलेगा। किसानों को उनके फसल के सही दाम मिलेंगे और किसानों की अगर परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो गांव की इकोनॉमी गतिशील बनेगी। और अगर हमको इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार अगर बढ़ाना है
तो 4 बातों की जरूरत है: पानी, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। बहनों और भाइयों, हमारे यहां मेट्रो आ गई, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है, 550 स्टेशन बन रहे हैं। अब तो आप जहां जाएंगे वहां 4 लेन सीमेंट कंक्रीट के रोड मिल रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके सामने भी सीमेंट कंक्रीट रोड बन रहा है। उसमें आगे अमरावती रोड जाएंगे तो फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं तो अभी ऐसा हूं कि अभी मुझे एमपी बताते हैं, मैं अभी उत्तर प्रदेश में था, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या मांगे? अभी कुछ मांगने के लिए रहा नहीं, जितना था उतना आपने सब दे दिया है। ये देश बदल रहा है। हम देश में पहली बार मोदी जी ने यह तय किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाले 5 साल के अंदर बनेगी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा और हमारे देश में हमारा जो किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा। केवल ऊर्जादाता नहीं रहेगा तो बिटुमिन डांबर बनाएगा, और केवल डांबर नहीं बनाएगा, अब तो किसानों ने हवाई ईंधन भी तैयार करना शुरू किया है, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलने वाले हैं। 16 लाख करोड़ का हमारा पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम होगा और हमारे गांव के किसान इसमें निश्चित रूप से उनकी प्रगति होगी, उनका विकास होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, बस आई, कार आई, पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका अगर कारण कोई है तो सही नीति और सही नेता, यही कारण है। आपने कांग्रेस को आजमाया है, सोनिया गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। ये परिवारवाद की जनरेशन हमने देखी है। झूठे वादों के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं मिला, पर आज देश तरक्की की तरफ जा रहा है। युवाओं के हाथों को रोजगार मिल रहा है, किसानों के खेत को पानी मिल रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। अब गांवों में भी जाने के लिए सीमेंट कंक्रीट के रोड बन रहे हैं। ये सब इसीलिए हुआ कि इसका श्रेय भारत की जनता को है। अगर आप कांग्रेस को नहीं हटाते और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं लाते तो ये परिवर्तन होना संभव नहीं था। ये भारत की जनता ने जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत की जनता को एक सस्टेनेबल जीवन दिया है, एक सुसह्य जीवन दिया है। आज वर्ल्ड में चर्चा होती है कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सबको, हमारे उनके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में रोड होना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, गांव में प्रगति और विकास होना चाहिए। आज भारत की जनता की हमने अपेक्षा पूरी की और इसीलिए जनता ने हमको बार बार चुन कर दिया। हम किसी के मेहरबानी से और कृपा से नहीं चुनकर आए। जो काम किया था, जो कहा था, वही हमने बोला है, जो बोला है वही हमने किया है, और जिसके कारण जनता ने हमको समर्थन दिया है। मेरे युवा साथियों, एक परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। अभी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बनेंगे ही 3-4 साल में, पर हम सबको, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनाना है। हमारे देश को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त करना है। हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो पैरामीटर्स है, उसके आधार पर सब सुविधाएं हमारी जनता को दिलानी है। और ये उसी समय संभव होगा
कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार आएगी तो बहुत जल्दी ये साध्य पूरा हो सकता है। और इसलिए आप सबको गांवों में जाकर लोगों को जगाकर उनके मन में यह विश्वास पैदा करना है कि आपके भविष्य को बदलने की ताकत अगर किसी नेता में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आपके भविष्य को बदलने की ताकत किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और यही विचार लोगों तक ले जाने की आप सबकी जिम्मेदारी है। आप बहुत बड़ी संख्या से उपस्थित है। इसी संख्या के साथ आपके गांव में यही संदेश को लेकर आने वाले चुनाव में हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, सब जगह पर हमारे एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो, ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आज डाली गई है। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट किए हुए कामों की उपलब्धि उनको बताइए। जो लाभार्थी है, जिनको रेशन का अनाज मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, जिनके स्वास्थ्य के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको ये बताइए कि ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसके कारण हुआ है। मेरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से एनडीए के रूप में 400 ये संख्या पार करेंगे, संख्या पार करेंगे। हमने वचन दिया था राम मंदिर बनेगा, बन गया। हमने वचन दिया था 370 रद्द होगा, रद्द हो गया। अब हमने वचन दिया है कि हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ इस संदेश को लेकर आप आपके गांव में क्रियाशील होइए, कार्य करिए, लोगों को बताइए और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में जिताकर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लाने के लिए परिश्रम करिए। यही आप सबको आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इसके बाद मैं नागपुर शहर अध्यक्ष बादल राउत इनको विनती करती हूं कि वे आभार प्रदर्शन करेंगे और आभार प्रदर्शन के बाद ये सभा संपन्न होगी। बादल राउत। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय श्री राम, जय भवानी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारे आयोजित नमो युवा महासंमेलनाच्या या कार्यक्रमात सन्माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृतिजी इराणी यांचं आम्हा सर्वांना या ठिकाणी मार्गदर्शन लाभलं। त्यांचं मंचाच्या वतीनं, भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीनं हृदयापासून आभार व्यक्त करतो। तसेच भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय तेजस्वीजी सूर्या यांचं देखील या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन लाभलं। त्यांचं सुद्धा मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। आपल्या नागपूरचे सन्माननीय नेते केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी यांचं सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन लाभलं। त्यांचं सुद्धा या मंचाच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतो। आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आपले नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं सुद्धा आम्हाला मार्गदर्शन लाभलं। त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो। भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष ज्यांनी या कार्यक्रमाला दिवस रात्र आम्हाला मदत केली असे सन्माननीय माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब यांचं सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी मार्गदर्शन लाभलं। त्यांचं सुद्धा मी मनापासून, हृदयापासून कोटी कोटी आभार व्यक्त करतो। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सन्माननीय राहुलजी, सन्माननीय विक्रांत दादा, सन्माननीय भारतीय जनता युवा मोर्चाचे मंचावरील सर्व सन्माननीय
पदाधिकाऱ्यांचं, भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचं, युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांचं, आपण 1,000 किलोमीटर दुरून आलेल्या समस्त युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांचं मी भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूर शहराच्या वतीनं, या मंचाच्या वतीनं आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांना कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय श्रीराम.